टाटा केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है। और आज हम टाटा ग्रुप की अमेजिंग जर्नी को शुरू से ही जानने वाले हैं। दरअसल यह सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं बल्कि 200 सालों के एक ऐसे लेगेसी की कहानी है जिसने इंडियन बिजनेस का चेहरा बदल दिया। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब दिया जिसकी देश को जरूरत थी। देश का पहला स्टील प्लांट, लग्जरी होटल, हाइड्रो पावर प्लांट, पहली एयरलाइंस, पहला कैंसर हॉस्पिटल और इसके अलावा भी बहुत कुछ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से लगभग 100 साल पहले, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार रहता था। निसार बांजी टाटा और उनकी वाइफ जीवन जी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। 1839 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ तो उनकी परवरिश और पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नवसारी में ही गुजरा था, लेकिन 14 साल की उम्र में वह मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस में मदद करने लगे और एल्फिस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन करते समय केवल 16 साल की उम्र में उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि चाइल्ड स्टोर में एक आम बात हुआ करती थी। 1858 जब जमशेद जी 19 साल के थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इनपुट किया करते थे। लेकिन इस दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और वहां से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कपास की डिमांड कई गुना बढ़ गई और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में पूरी तरह उतर गए। उनके पिता बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे और इसलिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग देश में भेजा, जिसका नतीजा यह हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। लेकिन गौर करने वाली बात भी यह है कि अभी भी हवाई जहाज और टेलीकॉम की शुरुआत नहीं हुई थी। और जब एक बार जमशेद जी बिजनेस एक्सपेंशन के सिलसिले में हांगकांग के टूर पर थे तब उनकी आंखें खुली। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया हमसे काफी आगे है और हमारे देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का फैसला किया जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए, और इसी से उन्होंने टाटा ग्रुप की बुनियाद रखी। साल 1869 में 21,000 कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में एक पुराने तेल मिल को खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम से कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिए। हालांकि इस मिल को 2 साल तक चलने के बाद उन्होंने इसे अच्छे मुनाफे में बेच दिया और इससे जो पैसे मिले उससे मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उनके इस चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक बनाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर मिल लगाना किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जमशेद जी ने यह फैसला दुनिया घूमकर इकट्ठा किया और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थी और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी और यही रीजन था कि इम्प्रेस मिल्स सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर दिन रात जानवरों की तरह काम करते थे, वही जमशेद जी ने एम्प्लॉयज वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू किया और इम्प्रेस मिल के कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और ग्रेजुटी जैसी स्कीम की शुरुआत की। यहाँ तक कि फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे कर दिया गया। सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत भी जमशेद जी ने ही की थी। दोस्तों, जमशेद जी के ऐसे ड्रीम्स थे जिनके बिना देश की तरक्की पॉसिबल नहीं थी। उनका सपना था कि एक आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना हो जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, एक वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत हो, क्योंकि उन दिनों इंडियन को यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं मिलती थी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिससे हमारी इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो। और उनके इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके दोनों बेटे दरवाजी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान से उनके साथ लगे थे। साल 2003 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में बदला जब मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल खोला गया, जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि बाकी बचे 3 सपनों के भी वो काफी करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। जमशेद जी टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दोराबाजी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का और काफी मुश्किलों के बाद साल 1907 में उन्होंने टाटा आयरन और स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की,
जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, टिस्को एम्प्लॉइज के लिए साक्षी सिटी के नाम से दोराबाजी ने ही बसाया था। दोस्तों, अब समय आ गया था उन सपनों को पूरा होने का जिसे दोराबाजी टाटा ने साल 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। इन्हें बिजनेस के अलावा गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था और भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आगे चलकर जब भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तो सर दोराबाजी टाटा उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। दोराबाजी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट एच.जे. बाबा की रिलेटिव थी, लेकिन दुर्भाग्य से दोराबाजी टाटा की कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ मेहरबाई की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद दोराबाजी ने स्पेशली कैंसर में रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया और 1 साल के भीतर ही 1932 में उनकी भी डेथ हो गई। टाटा ट्रस्ट ने एच.जे. बाबा के एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट किया था और आज इंडिया के सभी वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने और उनके प्रमोशन में इस ट्रस्ट का मेजर रोल है। सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट था और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गोपाल कृष्णा गोखले और महात्मा गांधी जी की भी आर्थिक रूप से मदद की थी। एक बार तो जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई फंड की कमी की वजह से रुक गई थी तो सर रतन टाटा ने पैसे देकर फिर से शुरू कराया था और इन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति परिवार को देने की बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दान कर दिया, जिसे आज हम सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। दोराबाजी के बाद टाटा ग्रुप की कमान नौरोजी सकलातवाला को दी गई। दरअसल जमशेदजी टाटा उनके मामा थे और उनकी ड्रीम्स को पूरा करने में सकलातवाला ने दोराबजी टाटा के साथ मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप में नौरोजी सकलातवाला के करियर की शुरुआत मुंबई के स्वदेशी मिल से 50 रुपए महीने की सैलरी पर क्लर्क के रूप में हुई थी। सकलातवाला को कंपनी की कमान उस समय सौंप दी गई जब दुनिया मंदी की चपेट में थी। उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखा, लेकिन साल 1938 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के अगले और सभी क्रांतिकारी लीडर जे.आर.डी. टाटा की, जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। 50 सालों तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने रहे और $100 मिलियन और 15 कंपनी के टाटा ग्रुप को 5 बिलियन और 95 कंपनी का ग्रुप बना दिया। वह देश के इकलौते इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जे.आर.डी. टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता रतन जी टाटा और उनकी माँ, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए उनका बचपन भी फ्रांस में ही बीता। और जब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 1 साल आर्मी में काम करना पड़ा तो उन्हें बड़ा मजा आया और इस नौकरी को वह आगे भी जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने साल 1925 में उन्हें इंडिया भेज दिया। जे.आर.डी. टाटा इस उम्मीद से इंडिया आए कि घर की कंपनी है और किसी बड़े पोजीशन पर काम करने को मिलेगा, लेकिन टाटा ग्रुप में परिवारवाद की कोई जगह नहीं थी। उन्हें बिना सैलरी के ऑपरेटिंग के काम पर लगाया गया और धीरे धीरे उनके अंदर भी देश प्रेम और समाज के लिए कुछ करने का वही भाव पैदा हो गया और साल 1938 में सिर्फ 34 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई। टाटा की जिंदगी रोमांस से भरी हुई थी। वो कहते थे कि जिंदगी को थोड़ा खतरनाक ढंग से जीना चाहिए। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली और 1929 में उनको इंडिया के पहले कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे 1953 में भारत सरकार ने और कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह सरकार ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज उनसे छीन ली थी। हालांकि जे.आर.डी. टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और साथ ही टाटा ग्रुप के बिजनेस का विस्तार भी अलग अलग सेक्टर में करना शुरू कर दिया। 1939 में टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई, जिसके तहत शुरू किया गया टाटा नमक आज देश की नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एशिया का पहला टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, 1945 में टाटा मोटर, 1954 में वोल्टास, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उनके कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट हैं। और इस बढ़ते एम्पायर की सबसे बड़ी वजह टाटा के एम्प्लॉइज थे। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि टाटा अपने कर्मचारी का कितना ख्याल रखते थे। जमशेद जी ने एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए जो स्कीम शुरू की थी उसे उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनी में लागू की। 1981 भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल था और गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल दौर से गुजरने लगा और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए। बागडोर संभालते ही सबसे पहले उन्होंने टाटा के कार बिजनेस पर ध्यान देकर उसे मजबूत किया और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया।
साल 2007 में कोर्स ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। बिजनेस में अपना झंडा गाड़ने के साथ ही उन्होंने टाटा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। 2012 में साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप का अगला अध्यक्ष बनाया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रतन टाटा सर के सौतेले भाई के भाई नवल टाटा की शादी साइरस मिस्ट्री की बहन से हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो रतन सर साइरस मिस्ट्री में जीजा और साले का रिश्ता था। हालांकि टाटा का मैनेजमेंट बोर्ड साइरस मिस्ट्री के कामकाज से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए रतन टाटा सर कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और साल 2016 में साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने 30 सालों तक TCM में काम किया था और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के कुछ आंकड़ों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज़्यादा कंपनी हैं, जिनका मार्केट कैप $311 बिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड में टाटा ग्रुप की 29 कंपनी हैं, जो BSE के कुल मार्केट का 9% ओन करती है। दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में टाटा फिशरीज हैं और टाटा के कुल रेवेन्यू का 67% हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। और यही नहीं, टाटा ग्रुप इंडिया आर्मी और रेलवे के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने 9,35,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। और अगर इंडिया के GDP की बात करें तो देश की कुल GDP का 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज का ओनर टाटा सन्स है, जिनके ज़्यादातर शेयर्स ट्रस्ट के पास हैं। जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनी कमाने के बाद कुछ रकम दान करती है, वही टाटा हमारे देश की ऐसी कंपनी है जो दान करने के लिए कमाती है। टाटा ऐसी कंपनी है जिसने देश को संपन्न बनाने और एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 में टाटा ने BSNL से हाथ मिलाया है ताकि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी को रोका जा सके। आपको पता ही होगा कि जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी रिचार्ज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे बहुत से लोग BSNL में पोर्ट भी कर रहे हैं। BSNL अगस्त 2024 में अपनी 4G सर्विस को लॉन्च कर रही है टाटा की मदद से। अगर आपको BSNL के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है टाटा ग्रुप की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।